नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको हर एक संवाददाता से रूबरू करवाएंगे और उसके साथ ही अहम बात आज रहेगी कि ग्राउंड से हर एक संवाददाता आज हमें रिपोर्ट देगा। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कश्मीर, वहां पर क्या चल रहा है और हमारे संवाददाता आपको क्या दिखा रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 हटने के बाद तमाम नजरें गुपकार डिक्लेरेशन पर लगी हुई है। गुपकार डिक्लेरेशन में सजाद गनी लोन का क्लियर और क्रिस्टल मैसेज कि वो लगातार गुपकार डिक्लेरेशन पर नजरें लगाए हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरबराह जावेद मुस्तफ़ा मीर और इससे कबल फिरोज़ पीरज़ादा जो कि शरीक चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने लगातार अपना सपोर्ट जो है गुपकार डिक्लेरेशन को देने का ऐलान किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, CPIM, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी, कमोबेश तमाम रीजनल पार्टीज़ और कांग्रेस पार्टी समेत इस वक्त गुपकार डिक्लेरेशन में लगी हुई है। गुपकार डिक्लेरेशन के आसपास ही महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी लीडरान को ये एडवाइजरी जारी की है कि जो कुछ होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे ही सारा कुछ इस वक्त निर्भर करता है। लिहाजा गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच में एक बॉन्ड की हैसियत रखता है। वादी में जब हम भारतीय जनता पार्टी और कमोबेश दीगर पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं गुपकार डिक्लेरेशन पर अपनी पार्टी जो है उन्होंने अपना बयान पहले ही साफ कर दिया। अपनी पार्टी के तर्जमान के मुताबिक गुपकार डिक्लेरेशन 370 को रेस्टोर नहीं कर सकता है। ताहम अपनी पार्टी का कहना है कि 370 और 35A को रेस्टोर करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, लेकिन ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और गुपकार डिक्लेरेशन का ही ये लीडरशिप तय करेगा कि किस तरह से 370 को रेस्टोर किया जाएगा, इस पर निर्भर नहीं किया जा सकता। देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत और सबसे सीनियर मेन स्ट्रीम पार्टी होने का इफ्तिखार और खिताब हासिल होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार डिक्लेरेशन को किस तनाजुर में आगे ले जाती है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदीन की बात करें तो किसी भी पार्टी लीडर ने कोई भी अपना इंडिविजुअल ओपिनियन या स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सीनियर कायदीन के मुताबिक गुपकार डिक्लेरेशन में डॉक्टर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ही इस पर बात कर सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी पार्टी में विप इशू करके TV पैनलिस्ट के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें वहीदुर रहमान पर्रा, सईद सुहेल बुखारी के अलावा नजम साकिब, ताहिर सईद, डॉक्टर हरबख्श सिंह और जूनियर बान के अलावा कई नुमाइंदे ऐसे हैं जिनमें फिरदौस टाक भी शामिल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन, PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एग्रीमेंट और बॉन्ड की जब बात करते हैं तो यही पैनलिस्ट जम्मू कश्मीर में TV डिबेट्स में हिस्सा लिया करेंगे। इंदिया साफ है कि जम्मू कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से राहें हमवार की, साफ तौर पर बात लग रही है कि डॉक्टर अब्दुल्ला पर आने वाले महीनों में जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ आ सकता है और जिसे उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को रीजनल पार्टीज के साथ आत्मविश्वास बरकरार रखना होगा। आबिद कादरी के साथ जमर इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए शहर श्रीनगर की भी सैर करवा देते हैं। इरफान फाजिल वहां से क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, ये देखिए। एक जानिब वादी कश्मीर में कोविड के मामला तो दिखाई दे रहे हैं और दूसरे साइड से देखें तो कई सारी चीजें इस कोविड के साथ जुड़ी हैं। अगर अस्पतालों को लेकर बात करें तो कई मामला जी हाँ टेस्ट्स को लेकर भी दिखाई दे रहे हैं और रीटेस्टिंग की भी बात चल रही है। डिविजनल इंतजामिया ने कल फैसला लिया है और बताया है जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं या चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको बताया गया है कि दोबारा से रीटेस्टिंग होगी, यानी अगर कोई पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है और बाद में अगर कहीं मामला भी बिगड़ जाते हैं तो वहाँ पर जाँच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। क्योंकि कल जिस तरीके से खबर आई कि जी हाँ माँ के साथ साथ बेटा जो है दोनों पॉजिटिव करार दिए गए जो कि डलगेट में रहते थे और बाद में मामला जी हां कोविड के साथ साथ कुछ और ही थे। अब डिविजनल इंतजामियात का जो बयान आया है और बताया गया है कि अब रीटेस्टिंग दोबारा से वादी कश्मीर में शुरू की जाएगी। कोविड के साथ साथ स्पाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक साइड से अगर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के मामला बहुत कम है, मास्क भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ कह सकते हैं कि अब शायद लोगों ने कोविड को लाइटली ले लिया
गया है, क्योंकि अब शायद ये भी भूल चुके हैं कि जिस तरीके से मार्केट में चहल पहल है या ख़ास तौर पे दफ्तरों में चहल पहल, तो कहीं कहीं जगह पर 18 दिन कह सकते हैं, 18 तक भी एक दिन में मौतें हो जाती हैं। फिलहाल कोविड के मामलात और कोविड के मामलात के साथ साथ शहर में ट्रैफिक का हाल बेहाल। ट्रैफिक को लेकर बात करें तो सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नेशनल हाईवे के साथ साथ सनत नगर, गुलशन नगर, नौगाम या हैदरपुरा इलाके की बात करें तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैम सुबह शाम देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर पर अगर देखा जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर बंद तो किया गया है, वन वे ट्रैफिक कर दिया है, मगर साथ ही साथ देखा जाए कई कई जगह पर जी हां कुछ गलत कट्स भी लगाए गए हैं जिससे ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने कई तरह के इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर तो लिए हैं ट्रैफिक को बहाल करने की, मगर गाड़ियां बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जब ये जैम हो जाता है सिग्नल पर, जी हां बेगर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जिस पर सरकार बहुत कम तवज्जो दे रही है। नेशनल हाईवे के साथ साथ लाल चौक में भी ट्रैफिक के जैम और ट्रैफिक के जैम के साथ साथ आए रोज कह सकते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट इनिशिएटिव तो लेता है। जब हमने सवाल पूछा ट्रैफिक कवानीन से तो उनका मानना है कि ज़मीनी सतह पर मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और मैन पावर के साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स भी लगाए गए हैं, मगर ट्रैफिक सिग्नल्स पर कितना काम होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर इस वक्त शहर श्रीनगर का हाल जो है कुछ मामलात को लेकर ट्रैफिक के साथ साथ कोविड में बेहाल ही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़, कश्मीर। रोड लेवल उन्होंने आज कोई 2-4-5 साल पहले लगाया है सर, 2 महीने चला उसके बाद ये बंद हो गया, किसी ने नजरसानी नहीं की। कितने साल हुए इसको इसी तरह? सर ये 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से इसी तरह लगा हुआ है ये और इससे पानी चल रहा है। लोग बहुत लगभग डोडा जो बस स्टैंड है, कितने लोग दिन को यहाँ पे आते होंगे? सर यहाँ तो हजारों के हिसाब से आते हैं, हजारों लाखों के हिसाब से लोग आते हैं जाते हैं। पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पर। चलो बाथरूम वगैरह हैं, इनमें टैंक का पानी डालता है, मगर ये सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो बोतल पानी की नहीं ले पाते हैं, यहाँ पे आते हैं मगर निराश होकर उनको यहाँ से जाना पड़ता है। सर बहुत गरीब लोग हैं सर, कहाँ खरीदेंगे पानी सर 10 रुपए की 20 रुपए की बोतल। सर पानी पीते के लिए यहाँ पीएचई वालों ने स्कीम में इतना पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट किस लिए करती है? अब गरीब आवाम के लिए, पब्लिक के लिए। जब यही स्टैंड नहीं है तो क्या फायदा है बस स्टैंड का? इसके लिए अगर देखभाल करे, इसको रिपेयर करे, इसको पानी चलाएं, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। गरीब लोग। आपका नाम? इश्ताक अहमद देव। देखिए डोडा की जो है एडमिनिस्ट्रेशन फेल है मुकम्मल, आपका महकमा PHE फेल है, तो ये राम भरोसे ही सब कुछ चलता है। हालांकि अभी तक बहुत बार हमने कहा और पूरी जिम्मेदारी से कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरजीहात कुछ और हैं। हम तो आज तक जो भी मसला लेके गए, आप ट्रैफिक देखो यहाँ पे क्या हालत है, ये हैंडपम्प की बात है, पाइपों की लीकेज देखो, ये तारें देखो, BSNL ने अपनी लगाई है, केबल ने अब, तो यहाँ कुछ नहीं है, वही हाल इन हैंडपम्प्स का है। हालांकि इससे योमिया डोडा टाउन में हज़ारों लोग, दसियों हज़ार लोग इन हैंडपम्प से जो है फ़ायदा होता था उनको, लेकिन बंद है, क्या करेंगे, कोई मानता ही नहीं। काफी पैसा इन पे खर्चा गया है। नहीं, जब रकम खर्च होती है, जब इनाग्रेशन होती है, तब तो ये बड़े ऐलानात करते हैं, अब ये होगा, अब इसका ये डायमेंशन है, वो डायमेंशन है, लोगों को ये फ़ायदा होगा, वो होगा, लेकिन फिर यही हाल है आपके सामने है। अब हम तो मायूस हम मायूस हैं, हम कहते हैं यार करना है तो करो, नहीं करना है। अब हमने इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। हमको होप ही जब नहीं है तो डिमांड क्या करनी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 से 6 साल पहले एक सर्वे की गई थी। सर्वे के दौरान अलग अलग जगहों पे हैंडपम्प्स को लगाया गया था, मगर आज की डेट की अगर हम बात करें, आज की डेट में उन हैंडपम्प्स की बहुत खस्ता कंडीशन है। अगर हम डोडा बस स्टैंड की बात करें, जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे भी एक हैंडपम्प को लगाया गया था। जब आज सुबह हमने दौरा किया और उसकी काफ़ी खस्ता कंडीशन है, जितना भी कूड़ा करकट है उसके इर्द गिर्द में है। जब हमने मकामी लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि काफ़ी पैसा खर्चा जाता है, लाखों का प्रोजेक्ट बनाया जाता है, मगर ज़मीनी सतह क्या है हम विजुअल में आपको दिखाएंगे किस तरह की हालत है वहाँ की। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस हैंडपम्प को ठीक किया जाए, इसको सर्विस की जाए, ताकि वहाँ के लोग राहत की सांस लें।
बात बैक टू विलेज की करते हैं। लगातार जो है ज़िला बडगाम में भी बैक टू विलेज के प्रोग्राम जो है जारी है, मगर कुछ जगहों पे जो है लोगों ने जो बाइकाट किया है बैक टू विलेज का। और आज हम महावारा बडगाम में खड़े हैं, यहाँ पर लोगों ने जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का जो है बाइकाट किया। इन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि पिछली 2 बार भी जब बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड हुआ था उसमें भी जो हमने काम बताए थे वो जब हुए नहीं, तो आज तीसरा बैक टू विलेज करना क्या फ़ायदा। इन लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि जो डिप्टी कमिश्नर बडगाम है कहीं ना कहीं वो इस इलाके को जो है इग्नोर करते हैं। और आज हमने इस इलाके में जो बैक टू विलेज प्रोग्राम होने वाला था उसका इन लोगों ने आज भरपूर जो है बाइकआउट किया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम कोई भी बैक टू विलेज प्रोग्राम होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम किया जाता है मगर वो जब काम होते नहीं है तो क्या मकसद है इन सब प्रोग्रामों का करने का। और लोगों के जो लोग जो है उनको जो है बेकार करने का, इसका मकसद यही है कि इन लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि अगर हम बात करें पिछले जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ या सेकंड हुआ उस टाइम जो काम उठाए गए थे आज भी वही ग्रीवेनेस है। तो अब क्या फ़ायदा जो इससे पहले जो बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड हुआ था। कहीं ना कहीं ये लोग नाराज़ है बैक टू विलेज। लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि जो गवर्नर इंतजाम है कहीं ना कहीं उनको इस इलाके की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह रुजू होना चाहिए ताकि इन लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए, ताकि ये लोग भी जो है इस समाज के जो ये हकदार है, इस समाज के रहने वाले हैं, कहीं ये लोग काफ़ी नाराज़ दिखे। क्योंकि जिस तरह से आज बैक टू विलेज प्रोग्राम का थर्ड का जो इस वक्त तीसरा बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है, उन लोगों ने आज कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम का बाइकाट किया। कहीं और भी हमने जगह पे गए हम जहाँ पर हमने देखा कई लोग जो है बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और अपने जो मसाइल है वो वहाँ पर ऑफिसर्स जो वहाँ पर लेज़ान ऑफिसर रखे गए हैं उसके सामने जो अपने इलाके के ग्रीवेंस जो उन लोगों के जो इलाके के ग्रीवेंस है वो वहाँ पर जो है अपनी ग्रीवेंस दर्ज कराते हैं। और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ये है कि शायद आने वाले वक्त में इस बार जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं संजीदा दिख रही है, शायद वो काम हो सकते हैं। मगर महावारा के लोग इस बात से नाराज़ी है कि जो बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम है कहीं ना कहीं इन लोगों ने आज उसका ही बाइकाट ही कर दिया है। जेके 24/7 के लिए ज़िला बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, यहाँ पे आज सुबह सवेरे तकरीबन 11 बजे के नज़दीक जो है हाजी पीर सेक्टर में दोनों अतराफ से जो गोलाबारी का तबादला हुआ, इसमें जो है अभी तक किसी जानी व माली नुकसान के इतलात मौसूल नहीं हुए। हालांकि अगरचे हम उड़ी सेक्टर की बात करें, चाहे नौगाम या कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें, आए रोज जो है यहाँ पे शेलिंग होती है। इस शेलिंग से जो है आम मुकामी लोगों को जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जो 0.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, हालाँकि उनका यही कहना है कि आज तक जो है हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुना। हालांकि हम लगातार यही कहते आ रहे हैं कि हमें जो है कम्युनिटी बैंकर के साथ साथ नॉर्मल बैंकर जो है फराम करें, ताकि जिस वक्त भी यहाँ पे गोलाबारी हो उस वक्त जो है हम अपनी जान उन्हीं बैंकरों में बचाने की कोशिश करेंगे। तहम अगर ग्राउंड जीरो पे देखा जाए, यहाँ पे जो है कुछ गिने चुने कुछ बैंकर्स बनाए गए, हालांकि उस तरह के बैंकर्स नहीं बनाए गए जिस तरह से लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। लोग नालान है ज़िला इंतजामिया के खिलाफ। लोगों का यही कहना है अगरचे बैक टू विलेज फर्स्ट भी हुआ, सेकंड भी हुआ, आज थर्ड चल रहा है, मगर जो हमारे साथ वादे किए गए वो वादे जो है खोखले साबित हुए हैं। ये लोग नालान है ज़िला इंतजामिया के खिलाफ, गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ। आज जो है यहाँ पे जो कशीदगी देखने को मिल रही है इस उड़ी सेक्टर में। हालांकि यहाँ पे जो है 3 सेक्टरों की बात करें, रामपुर सेक्टर, लच्छीपोरा सेक्टर और हाजीपीर सेक्टर, इन 3 सेक्टरों में जो है लगातार पाकिस्तान की जानिब से जो शेलिंग की जाती हैं, वो जो शेल्स पड़ते हैं इन्हीं गाँवों में पड़ते हैं जो 0.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हालांकि इन लोगों का यही कहना है कि हम रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार, इसके साथ साथ गवर्नर इंतजामिया, ज़िला इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो हमें फ़ौरन से फ़ौरन कम्युनिटी बैंकर के साथ साथ नॉर्मल बैंकर करें, ताकि इन लोगों के जो परेशानी, इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हाजीपीर उड़ी सेक्टर। चलिए अब राजौरी और पुंछ का भी सूरत हाल जान लेते हैं और वहां पर क्या इस वक्त की सूरत हाल वो जान लेते हैं। यूपी के हसरत में गैंग रेप और कत्ल मामले में जहां पहले ही कई तंजीमों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वहीं आज राजौरी में गुरु रविदास वेलफेयर युवा मोर्चा की तरफ से भी कैंडल मार्च निकाला गया, जहां इस मुतासर लड़की को श्रद्धांजलि देने के बाद उन लोगों के खिलाफ फांसी की मांग की जा रही है। सब पे बात करेंगे। यहाँ के एक नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे सर किस तरह की मांगे हैं आपकी आज? सर मांग ये है कि ये एक हमारे समाज की बेटी का ही मतलब वो नहीं था कि ये पूरे एक हिंदुस्तान की बात है। यहाँ
हर एक समाज को जुड़ना चाहिए था। एक सपोर्ट, एक श्रद्धांजलि के तौर पे आज हमारा पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। जैसे कि आपने ऑल ओवर भारत में, पूरे इंडिया में देखा कि हर एक रीजन के हर एक समाज आगे निकल के आया। तो हमारा भी अपने समाज के उस बेटी के लिए फर्ज बनता था कि हम भी सामने आए और एक छोटी सी हमारी एक श्रद्धांजलि हमारी बहन को, कि ये जो कत्ल होते हैं, ये जो मर्डर हो रहे हैं, ये हमारी बहन के साथ ना हो और पूरे हिंदुस्तान की किसी भी बहन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जुल्म है। आपकी तरफ से मांग क्या क्या की जा रही है इसको लेकर? हमारी तरफ से यही है कि जो जो चीज़ें आपने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देखी हैं वो बिल्कुल गलत थी। दोनों पक्ष जो है, उनके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, पुलिस प्रशासन कुछ बोलती है, योगी जी कुछ बोलते हैं। हम यही चाहते हैं, पूरा भारत यही चाहता है कि इसकी जो भी ट्रायल होगा बिल्कुल फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, कि जल्दी से जल्दी ये सामने आए और जो कातिल हैं उनको सही से सजा मिल जाए। और मैं यही करता हूँ कि सबसे पहले रोक लगानी चाहिए कि ये चीज़, रेप जैसी चीज़ तो हमारे भारत से खत्म करनी चाहिए। हमारी बहनों को सुरक्षा मिलना आज का हमारा मेन मोटो है। पूरे भारत की यही आवाज़ है। पूरे भारत की एक ही आवाज़ है कि बेटियों को सुरक्षा दी जाए, मगर योगी सरकार पर और यूपी के पुलिस पर भी हालांकि इन लोगों की तरफ से ज़रूर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से जो काम किए गए उन पे सवाल उठना लाजमी भी थे, क्योंकि उस लड़की को आनन फानन में उसकी आखिरी रस्मात कर दी गई, जिसमें उसके घर वालों को भी शामिल नहीं होने दिया गया। और इससे बड़ी बात है कि खिता पीर पंचाल में से भी आज इस लड़की के हक़ में आवाज़ उठने लगी है, जिसमें ये मांग की जा रही है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनको फांसी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द इस केस का एंड किया जाए। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब उधमपुर का रुख कर लेते हैं और उधमपुर के अंदर किस तरह से इस वक्त स्थिति बनी हुई है। सुमित ग्राउंड पर इस वक्त डटे हुए हैं, क्या दिखा रहे हैं? जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। शायद उन लोगों को ये उम्मीदें थी, उन लोगों की ये आशाएं थी कि अब उनकी तकलीफें दूर की जाएंगी। इस समय हम पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मौजूद हैं और मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आपको ये लोगों की चेहरे दिखाना चाहूँगा, जो लोग अपने ये उदासी चेहरे आज लेके सरकार के सामने कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उनके समक्ष कुछ कड़े प्रश्न रख रहे हैं और आखिरकार ये लोगों सरकार से ये पूछ रहे हैं कि इनका कसूर क्या है। पिछले कई महीनों से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, अस्थायी कर्मचारी हैं, इनकी स्थायिता का कोई अभी तक पता नहीं है कि कब इन लोगों को स्थायी किया जाएगा। और अपनी आधी से ज़्यादा उम्र ये लोग काट चुके हैं और लगभग कई लोग रिटायरमेंट की कगार पे खड़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं इनके हाथों में जो प्लेकार्ड्स लिए ये महिलाएं हमारे बीच खड़ी हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रिलीज ऑफ पेंडिंग वेजेस, जम्मू कश्मीर के हर एक कार्यालय का, हर एक विभाग का यही हाल है। वो लोग अपने वेतन के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि केवल मूर्ख दर्शक बनकर उन लोगों का तमाशा बना रही है। और मैं शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सब लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। सबके परिवार हैं, कोविड महामारी का ये काल चल रहा है, घर में सबके बुजुर्ग हैं, माता पिता कई लोगों के वृद्ध हैं और हर एक के घर में दवाइयों की आवश्यकता भी है। लेकिन अगर इन लोगों को पिछले कई वर्षों से अगर वेतन नहीं मिला है तो ये लोग किसके दरवाजे पे जाके दस्तक दें, किसके दरवाजे ये लोग खटखटाएंगे। महिलाएं हमारे साथ हैं, कितनी विवशता इनके अंदर रही होगी कि आज ये अपने प्लेकार्ड्स लेके सरकार व प्रशासन के सामने अपनी मांगों की गुहार लगा रहे हैं। सोचने का विषय है। मैम से बात करेंगे। मैम नाम बताएं अपना आप। सर मेरा नाम वीना कुमारी है। वीना जी, क्या लगता है आपको कि सरकार को आप लोग दिखते नहीं हो? और अगर दिखते ही नहीं हो तो आप काम किस लिए कर रहे हो? कितने घंटे आप कार्यालय में काम करते हो? सर हम अपना काम कर रहे हैं, तो सरकार के लिए अगर बोला जाए तो वो तो आंखों से अंधी और कानों से बहरी हो चुकी है। हमें तो जहाँ तक लगता है कि वो ना तो देख पा रही है और ना ही सुन पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ना तो इधर बेटियां पढ़ रही हैं और ना ही बेटियां बच रही हैं, क्योंकि हमारा तो भविष्य जहां ख़राब हो चुका है, फ्यूचर हमारा बिल्कुल जीरो हो चुका है। ना तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, ना ही उनका आगे भविष्य बनने वाला है, क्योंकि ना वो स्कूल जा पाते हैं, ना वो फीस दे पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं वो। मैम कितने महीनों से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है? और स्थायिता की अगर बात करें, कब से आपको ये बताया जा रहा है कि परमानेंट आप लोगों को किया जाएगा? सर इन्होंने पहले 20 साल हो गया हमें जहाँ काम करते करते, इन्होंने पहले बोला था कि 7 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा।
हमें तो इधर 20-20, 25-25 साल हो गया है। कई तो हमारे भाई ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं, सुसाइड कर लिया जिन्होंने, और कई ऐसे हैं कि रिटायर होने के मतलब हाँ आधार पर हैं। तो क्या बताएं हम। चलो कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। मैम आप नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम नीलोफर है। लोफर जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पे काम कर रही हैं और क्या मांगे हैं आपकी? आपका वेतन कितने महीनों से नहीं दिया गया? सर मैं तो पढ़ी लिखी हुई हूँ सर। हम 4th क्लास में काम करते हैं। हम सब सुबह घर से निकलते हैं, हम शर्म नहीं करते हैं। हमने अपने बच्चे पालने होते हैं तो हम आकर सब काम भी करते हैं, लेकिन सर टाइम पर हमें वेतन नहीं मिलता है। हमें 15 साल हुए सर, बिल्कुल यही लड़ा लगाते हैं कि मतलब 1 महीने की देनी है, 10 महीने की नहीं देनी है। मैम आपकी जो फाइल्स हैं कई विभागों के चक्कर लगा रही हैं, कितने वर्षों से आप लोग सेक्रेटरीट के धक्के खा रहे हैं? धारा 370 हटी, अनुच्छेद 35 से हटा, अब क्या लगा आपको? उम्मीदें थी कि आपकी कार्रवाई, आपके ऊपर जो आपकी मांगे हैं वो सुनी जाएंगी? सर पहले हमें बड़ी उम्मीद थी, हमारे पास किराए तक नहीं होता था, हम लोगों से मांग कर सेक्रेटरीट तक पहुंचते थे, लेकिन सर वहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं बना, कुछ किया ही नहीं उन्होंने। हमारी फाइलें फूलें उधर रखी हुई है, तो कोई मतलब उसका जवाब नहीं हमें। तो क्या मांग आप यहाँ से रखना चाहती हैं? जिस तरह से घर परिवार सबके हैं, तो क्या मांग है और आगे किस तरह के आपके जो कदम हैं वो रहेंगे? सर हाँ, आगे के कदम तो सरकार को पता है। आज 3 दिनों है हमें हड़ताल करते हुए, हम सरकार की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। हम इससे भी आगे हड़ताल बढ़ेगी सर हमारी। हम सर भूख प्यास पर भी आ जाएंगे, रोड पर भी आ जाएंगे। हमारे बच्चे सर मजबूर होकर, जैसे सरकार बताती है कि नहीं बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को टाइम पर खर्चा नहीं मिल रहा है, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। वो मजबूर होकर सर कल मिलिटेंट से भी जा सकते हैं। क्या हमारे जवान लड़के भाई इधर लगे हुए हैं, उनको टाइम पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है। सबसे फ्यूचर किससे बनता है सर? अगर टाइम पर हमें अपने बेजिस मिले, वो मिलता ही नहीं सर। चलिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से आपने इन लोगों की बात सुनी, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और एक खासा चिंता का विषय भी है जिस तरह से केंद्र सरकार व जम्मू कश्मीर राज्यपाल की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से भी कई घोषणाएं की जा रही हैं आतंकियों के लिए कि इनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और जो आतंकी आतंकवाद छोड़कर अगर सरेंडर करते हैं तो उन लोगों को भी स्कॉलरशिप दिए जाने के यहाँ पे सरकार के जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। और हमारे जो दिन रात भारत सरकार की हर एक आम नागरिक की यहाँ पे ये लोग सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के जो वेतन है वो कई महीनों से बकाया हैं। उन लोगों को स्थायिता से जो अस्थायिता की जो नौकरी वो किए जा रहे हैं, उसका भी प्रशासन व विभाग को कोई संज्ञान लेने का जो उनका इरादा है वो शायद नज़र नहीं आ रहा, जिसके चलते इन लोगों को एकमात्र विकल्प इनके सामने बचता है, या तो ये लोग हड़तालें करें या तो ये लोग आत्मदाह करें। अब सरकार को ही फैसला लेना है, प्रशासन को ही देखना है कि आखिरकार इन लोगों को किस राह की ओर ले जाना है, किस रास्ते पे इन लोगों को रखना है। और वाकई में चिंता का भी और संज्ञान का भी विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट दुबे के साथ सुमित शर्मा, जेके चैनल उधमपुर। चलिए अब आपको जिला सांबा की सैर करवा देते हैं और वहां पर भी ऋषि खजूरिया ग्राउंड जीरो से क्या कुछ दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो बैक टू विलेज का तीसरा चरण लगातार जारी है और जिस तरह से अगर बात करें तो सांबा जिला के अलग अलग ब्लॉक्स में जो विजिटिंग ऑफिसर्स हैं वो पहुंच रहे, लेकिन आज सांबा जिला के गगवाल ब्लॉक में खुद एडवाइजर आर भटनागर साहब पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। लेकिन आपको मैं ज्ञात करवाना चाहता हूं कि इससे पहले कई ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने लगातार बैक टू विलेज के तीसरे चरण को बाइकआउट करने का फैसला लिया था और बाइकआउट उनके द्वारा किया भी गया है। लेकिन अगर गगवाल ब्लॉक की बात करें तो यहां पर हालांकि बाइकआउट तो नहीं किया गया पंच सरपंचों द्वारा, नुमाइंदों द्वारा, लेकिन समस्याओं का काफी बड़ा अंबार लगा हुआ है। जो समस्याएं बैक टू विलेज 1 और 2 में रखवाई गई थी उनका आज तक निपटारा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से एडवाइजर्स आप खुद मौके पर पहुंचे तो नुमाइंदों ने भी इसको लेकर साफ तौर पर कहा कि अटेंड जो है ये प्रोग्राम करना चाहिए और उन्होंने किया भी, लेकिन समस्याएं आज जमीनी सतह पर काफी ज्यादा है। तो क्या एडवाइजर साहब ने इनको आश्वासन दिया है, मैं यहाँ के बीडीसी चेयरमैन विजय कुमार जी से जानने का प्रयास करता हूं। तो जिस तरह से लगातार विरोध के स्वर जो वो गूंज रहे थे और कई पंचायतों द्वारा बाइकआउट किया गया, आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि करेंगे, अगर काम नहीं हुआ तो बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन आज समस्याएं सुनी गई हैं उनके द्वारा और आपने भी कई सारी समस्याएं बताई हैं और वाकई में आप जानते हैं कि समस्याएं काफी ज्यादा जिसका निपटारा होना अभी बाकी है। तो क्या आश्वासन दिया है उनके द्वारा आपको? आज यहाँ एडवाइजर साहब हमारे बैक टू विलेज 3 में पहुंचे थे, भटनागर राय जी, और जैसे आपने पूछा जितनी भी हमारी 10 की 10 पंचायतें जहाँ हैं सभी ने मन बनाया था कि हम बैक टू विलेज 3 का बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार इसलिए करेंगे कि जो विजिटिंग ऑफिसर ने पिछली बार हमारे जो लिस्टें बनाई बैक टू विलेज 1 में, बैक टू विलेज 2 में, उस पर कोई
काम नहीं हुआ। और आज बैक टू विलेज 3 जो चल रहा है, तो सभी लोगों में रोष था कि क्यों अपना समय व्यर्थ करना है, किस लिए ये एक्सरसाइज होनी है। और इसमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, पंचायतों की बहुत बड़ी एनर्जी लगती है। और ये हम सभी पंचायतों ने मिल बैठ के ये फैसला किया था कि इस बार नए एलजी साहब हैं हमारे, बहुत ही सूझबूझ वाले और अच्छे नेता कह लो या उनको गवर्नर कह लो, काफ़ी ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं और गांव की तरक्की करना चाहते हैं। आए दिन उनके पीआरआई के प्रति अच्छी बयानबाजी हो रही है। तो मैंने साफ शब्दों में उनको कहा है कि इस बार एलजी साहब को देखते हुए ये हमने सभी ने फैसला किया था कि हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन आने वाले समय में बैक टू विलेज अगर 4th इसी तरीके से किया जाएगा तो सभी पंचायतें बहिष्कार करेंगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आश्वासन तो नहीं दूंगा लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलता। क्या आपको लगता है कि वाकई में ग्रामीण हलकों का आने वाले दिनों में विकास होगा, तस्वीर बदलेगी? देखिए, जो पहले भी बहुत वादे हुए पीआरआई के साथ, लेकिन जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, वो पंचायतों को सशक्त होते नहीं देखना चाहते, खास करके जम्मू कश्मीर में। अगर पूरे भारत में जो पीआरआईज हैं इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, पूरे भारत में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो अच्छे फल फूल रहे हैं, हर डिपार्टमेंट उनके अधीन है। जहां हमें 29 डिपार्टमेंट तो बोल दिया, लेकिन वो पीआरआई की मीटिंग में नहीं आते। वो अब आज जो हमारा बैक टू विलेज में पूरे ऑफिसर नहीं आए हैं, मैंने साफ शब्दों में कहा है, कहाँ हैं आपके ऑफिसर? ऐसा काम करेंगे। और जो करप्ट ऑफिसर हैं उनको वार्न भी किया है कि जो आप गांधीनगर में, जम्मू त्रिकुटा नगर में बड़े बड़े कोठियां बना रहे हो, हमारा माल लूट के बेचे, टूटेंगी भी, बिल्कुल टूटेंगी नहीं तो लोग लूटेंगे। तो इसलिए मैं आपसे जानूंगा कि आपको लग रहा है कि आपकी पंचायत में इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन ऑफिसर्स के पास जाने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें ऑफिसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ऑफिसर हमारे आते ही नहीं हैं। जब हम बुलाते हैं उनको तो वो टाइम पर नहीं आते और हमारी पंचायतों का काम वही का वही रह जाता है। कह रहा हूँ पेंडिंग काम काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम है हमारा। और ऑफिसर जो अभी बैक टू विलेज में जो इतने बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं, इनके सामने वो नहीं आए हैं तो हमारे बुलाने पर वो कहाँ आएंगे? छोटे मुलाजिम हैं तो हमारे लोग तो सफर होते ही हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि 3 चरण हो चुके हैं, अगर अभी भी नहीं हुए तो शायद आने वाले दिनों में भी नहीं होंगे। और आने वाले दिनों में भी नहीं होंगे, क्योंकि ये वादा करेंगे, ऑफिसर आए हैं, ये लिख कर ले जाएंगे और इनका लिखा हुआ पता नहीं कौन से वो गट्ठी बांध के ये रख देते हैं और वैसे का वैसा रहते हैं। अब दूसरा साल आता है, पीछे से इनको प्रेशर पड़ता है कि बैक टू विलेज करवाओ, तो ये बेचारे फिर लगते हैं इधर उधर हाथ पार मारने कि हमारी यो इज्जत बच जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारा कोई भी काम हो। तो यहाँ पर सच जो है वो साफ तौर पर आपने सुन लिया कि ऑफिसर्स का जो प्रेशर होता है वो सरपंच पंचों पर आता है कि हमारी इज्जत रख लीजिए, आप समर्थन करिए इस बैक टू विलेज प्रोग्राम को। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पर बीडीसी चेयरमैन ने भी कहा है कि एलजी साहब को देख के ये समर्थन किया गया है, नहीं तो इसको पूरी तरह से बाइकआउट किया जा रहा था। और अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये साफ तौर पर कहना है। और वहीं कहीं ना कहीं एडवाइजर साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि मैं आश्वासन तो नहीं दूंगा लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलता। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में जो ये दावे और वादे किए जाते हैं ये ग्राउंड पर पूरे हो पाएंगे। हालांकि बैक टू विलेज 1 और 2 में जो किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए हैं, कई पंचायतों द्वारा बाइकआउट किया गया है। लेकिन अगर इस बार नहीं तो आने वाले दिनों में गुस्सा जो है वो बड़े स्तर पर फेस करना पड़ सकता है जम्मू कश्मीर प्रशासनिक अधिकारियों को। तो इसलिए हम आपको ये कह रहे थे इस पंचायत के बारे में कि बाइकआउट तो नहीं किया गया, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि एलजी साहब को देख के ये समर्थन किया गया है बैक टू विलेज प्रोग्राम को। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जम्मू शहर से भी सूरत हाल दिखा देते हैं, अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है ये देखिए। सरकार की तरफ से सामने दिख रहा है सिर्फ खोखले बातें हैं। कमिश्नर साहब ने हमें सीधे बोला कि आप जो स्ट्राइक है जो थोड़ी सी हमें टाइम दीजिए। हमने बोला 26 साल से आपको टाइम दिया जा रहा है, इसके लिए जो डिसाइड किया गया है जो पीएच यूनाइटेड फ्रंट ने जो स्ट्राइक है 72 घंटे के लिए एक्सटेंड कर दिया, जो जिसकी पूरी जिम्मेदारी है एलजी साहब की। पीछे होने का नाम ही नहीं है। अगर हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिलेगी तो तभी बात होगी, अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी सीधे और जब पार होगा। ये हमारा एक फुल मैसेज है गवर्नमेंट को हमारी तरफ से।
चलिए, तो आज आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग जिले से हमारे संवाददाताओं ने हमें रिपोर्ट दी है और हर किसी का यही कहना था कि पैनिक तो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन एहतियात जरूर बरतिए और उसके साथ ही सबसे अहम बात यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।